हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम एडवांस प्रॉब्लम सीरीज पार्ट 46 शुरू करेंगे, जिसमें हमने हमारे कंप्लीट मैकेनिक्स कोर्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन से एक शानदार सा सवाल चुना है। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस जाकर एक बार चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज आप उन वीडियोस को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन से लिया गया एक सवाल है। तो हमारी कोशिश ये रह रही है प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस पे कि हर एक सेशन पे कुछ एक दो ऐसे सवाल इंक्लूड करें जो कि जेईई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छा पार्ट हो सकता है, बट अभी तक हुआ नहीं है। तो इस वजह से अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम पे डायरेक्ट मिल जाते हैं तो हो सकता है इस टाइम कंस्ट्रेंट में आप उसे फिनिश ना कर पाएं, बट अगर देखे हुए होंगे तो बहुत आसानी से इसे कवर अप कर सकते हैं। तो सर अगर नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो कोई भी नहीं कर पाएगा ऐसे में तो, बट अगर मान लो आपने कर लिया तो ये सारे क्वेश्चंस ही आपके लिए रैंक डिसाइडर क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए। थ्योरी के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस तो हैं ही, साथ में बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल भी थ्योरी के अंदर मिल जाएंगे, और साथ में अब प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस में बिल्कुल सिलेक्टेड और बढ़िया सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक बार रीड करते हैं और फिर इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पे आगे बढ़ेंगे। तो एक बार आप खुद से रीड करें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है प्रॉब्लम, और फिर उसके सोल्यूशन पे आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसमें बोला जा रहा है एक बिलियर्ड बॉल है जो कि इनिशियली रेस्ट पे था और एक टेबल पे रखा गया है। उसको हम हिट कर रहे हैं क्यू से, जो कि टी से टारगेट किया जा रहा है। टी से हिट करना शुरू कर रहे हैं एट द पॉइंट टी एज शोन इन द फिगर। The Q lies in the vertical plane containing T center C of the ball and the ball's point of contact P। तो यहाँ पर 3 पॉइंट के प्लेन, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, T, C और P। आप एक स्फीयर इमेजिन करें और उस पे एक प्लेन बनाएं, तो ये तीनों उसी प्लेन पे, उस वर्टिकल प्लेन पर ही लाई कर रहे हैं। वर्टिकल प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, उसी वर्टिकल प्लेन पे ये तीनों लाई कर रहे हैं, ऐसा बोला गया है। अब बोला जा रहा है कि and the ball P with the table consequently so that the line of action of the resultant impulse। तो जो impulse भी लगा रहे हैं हम T पॉइंट से, वो भी उसी वर्टिकल प्लेन पे, ऐसा बताया गया है। चलिए बिल्कुल ठीक है। find the direction in which the Q should be in aligned in order that after the shot लगने के बाद हम ये दो कंडीशंस चाहते हैं, हम ये दो कंडीशंस चाहते हैं। एक बार रीड करके देखते हैं क्या है ये दो कंडीशन। तो कंडीशन ये है कि द बॉल subsequent rotational and the slipping motion terminates at the same instant and the ball comes to a halt। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉल की जो रोटेशनल स्पीड है और जो ट्रांसलेशनल स्पीड है जो कि हिट होने से हुआ था, बिकॉज पहले तो रेस्ट पे था, जब हिट किया तो उसके पास एक रोटेशनल स्पीड आई होगी, एक ट्रांसलेशनल स्पीड आई होगी, और ऐसा बोला जा रहा है कि हमें कुछ इस तरह से हिट करना है कि इसकी रोटेशनल स्पीड और ट्रांसलेशनल स्पीड एक साथ जीरो हो जाए, जिससे कि बॉल एक हॉल्ट पे या फिर रुक जाए। पहले केस में तो हमें ये ट्राई करना है, और सेकेंड केस में बोला जा रहा है कि बॉल को जैसे ही हिट करते हैं वो विदाउट स्लिपिंग वो चलने शुरू कर जाता है, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन इट एंड द टेबल। मतलब जब हमने बॉल को हिट किया तो आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ भी रखो, वो तुरंत ही प्योर रोल करना शुरू कर जाता है, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज देयर। तो इसका मतलब अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो भी है या फिर फ्रिक्शन नहीं भी है, फिर भी ये प्योर रोल करना शुरू कर जा रहा है। मतलब इन सेकेंड केस आप ऐसा बोल सकते हैं कि हम किस पॉइंट पर हिट करें जिससे कि फ्रिक्शन की नीड ही ना पड़े और बॉडी प्योर रोल करना शुरू कर जाए जस्ट आफ्टर द हिट। और पहले वाले पार्ट में आपको समझ में आ गया होगा क्या बोलने की कोशिश की गई है कि जब हिट कर रहे हैं तो हिट करने के बाद वो स्लिप कर रहा था, स्लिप करते करते इसकी रोटेशनल स्पीड और बोल सकते हैं जो ट्रांसलेशनल स्पीड है वो एक साथ दोनों जीरो हो जानी चाहिए। तो किस डायरेक्शन पे क्यू को अलाइन करें जिससे कि ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएं। तो चलिए अब इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पर आगे बढ़ते हैं। तो मैं पहले केस नंबर 1 की बात करता हूँ, जिसमें ये मेरे पास बॉल है और ये मान लेते हैं ग्राउंड है। पॉइंट मार्क कर लेते हैं, हमारे पास जो था ये पॉइंट टी था, यहाँ पर पॉइंट सी है और पॉइंट पी है।
तीन पॉइंट्स हमें यहाँ पर बताए गए हैं, टी, सी एंड पी। अच्छा, जो भी इम्पल्स लगाना है वो टी से लगाना है और याद रखना है कि ये तीनों एक ही वर्टिकल प्लेन पर लाई कर रहे हैं। तो टी से अब मैं इस डायरेक्शन पे भी लगा सकता हूँ, ऐसा भी लगा सकता हूँ, ऐसा इस वर्टिकल प्लेन पे कैसा भी फोर्सेस लगा सकता हूँ इम्पल्स टी से पास करता हुआ। तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि टी से मैं किस एंगल पर चीज़ों को लगा रहा हूँ। बट हमारे पहले वाले पार्ट में हम क्या चाहते हैं, पहले वाले पार्ट में मैं चाहता हूँ कि बॉडी का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों एक साथ जीरो हो जाए और बॉल रुक जाए। तो उस केस में चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर पहले फोर्सेस देखते हैं कि आफ्टर हिट कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक बार हिट हो गया है और हिट हो जाने के बाद कौन कौन से फोर्सेस दिख रहे हैं। तो अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो ऑब्वियस है इसी किसी लाइन पे लग रहा होगा, तो इस वजह से मैं इसे बोल रहा हूँ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ये लाइन ऑफ एक्शन है फ्रिक्शन का, इसी किसी लाइन पे लग रहा होगा फ्रिक्शन, इसी लाइन पे लग रहा होगा। अच्छा, दूसरा कौन सा है, mg और नॉर्मल, यही तो एक फोर्स है mg और नॉर्मल। तो चलिए ये क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, बोल सकते हैं mg एंड नॉर्मल, mg एंड नॉर्मल, इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन यहां पर है। तो ये ओवरऑल फोर्सेस हैं जो कि हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। एक बार हिट हो जा रहा है, उसके बाद हिट होने के पहले ये रेस्ट पे था, तो बिफोर हिट हम क्या चाहते हैं और हमें क्या पता है कि हर एक पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर जीरो है, बिकॉज ये बॉल मूव ही नहीं कर रहा था, ये तो रेस्ट पे था। तो हर एक पॉइंट के अबाउट जीरो था बिफोर हिट। और जब ये रुका और फाइनली अगर देखें तो हम फाइनली क्या चाहते हैं, जब बहुत टाइम बीत जाने वाला है तो उस वक्त भी अगर देखें तो ये वापस से रुक गया है, तो इस वक्त भी एंगुलर मोमेंटम जीरो चाहते हैं। जब ये रुक गया है इस वक्त भी इसका एंगुलर मोमेंटम फाइनली भी जीरो हो जाने वाला है और इनिशियली भी जीरो था। और अगर मैं इस पॉइंट को देखूं जो कि यहां पर ग्राउंड के साथ कोइंसाइड कर रहा है, P डैश का नाम दे रहा हूं, एक ऐसा पॉइंट जो कि बिल्कुल P के साथ है बट ग्राउंड के ऊपर है। अगर उस पॉइंट को देखूं तो उस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी पर जब आपने इंपल्स लगा दिया है तो आफ्टर इंपल्स से लेकर जब तक ये रुक नहीं गया है, टिल इट स्टॉप्स या फिर स्टॉप्ड, जब तक ये रुक नहीं गया है और इंपल्स लगने के बाद से लेकर जब तक ये रुक नहीं गया है तब तक इस वाले पॉइंट P के अबाउट कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्यों नहीं आया है सर, क्यों नहीं आया, बिकॉज फ्रिक्शन भी सी से पास कर रहा है, mg भी सी से पास कर रहा है, नॉर्मल भी सी से पास कर रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस P डैश वाले पॉइंट के अबाउट अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें इंपल्स लग जाने के बाद से लेकर जब तक ये रुका है, जब तक ये रुक नहीं गया तब तक इस पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आफ्टर हिट टू एनी टाइम t, किसी भी टाइम तक एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट पॉइंट P डैश। P डैश पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फाइनली बॉल रुक जाए, हम चाहते हैं फाइनली बॉल रुक जाए, मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाए, जीरो। हिट होने से पहले भी क्या था, जीरो, तो हिट होने के बाद भी क्या चाहेंगे, जीरो। क्यों जीरो, बिकॉज हमें पता है कि हिट होने के बाद से लेके t टाइम तक इस P डैश वाले पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। और अगर मैं चाहता हूं कि फाइनली जीरो हो जाए तो हिट होने के बाद भी एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट जीरो होना चाहिए। और हिट होने के बाद भी अगर एंगुलर मोमेंटम जीरो करना है तो इसका मतलब आपने जो भी इंपल्स लगाया है वो इस पॉइंट P डैश से ही पास करना चाहिए। बिकॉज अगर इस P डैश वाले पॉइंट से ये पास नहीं करता है तो उस केस में आपको पता है कि अगर ये कहीं ऐसा इंपल्स लग जाता है तो इस पॉइंट के अबाउट
ये पी डैश वाला जो पॉइंट है इसके अबाउट एक टॉर्क जनरेट होगा, इम्पल्स ने एक टॉर्क क्रिएट किया होगा या फिर एंगुलर इम्पल्स आया होगा, और उस एंगुलर इम्पल्स की वजह से एक एंगुलर मोमेंटम इसकी पहले जीरो थी और वो कुछ आ चुकी होगी, और वो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज एक बार हिट हो जाने के बाद इसके अबाउट कोई भी नेट टॉर्क बाहर नहीं आया है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये फाइनली जीरो हो तो ये फाइनली जीरो तभी हो सकता है जब आपका इम्पल्स इस नीचे वाले पॉइंट से पास करे। मतलब पहले वाले पार्ट का आंसर आपका यही होना चाहिए कि योर फोर्स शुड बी फ्रॉम टी टू पी, टी से लेकर पी की तरफ आपका फोर्स होना चाहिए, अदरवाइज या फिर इम्पल्स होना चाहिए, अदरवाइज आप कभी भी ये वाले स्टेट को नहीं ऑब्टेन कर सकते, बिकॉज आप समझ रहे हैं कि बिफोर हिट जीरो था, फाइनली भी हम जीरो चाहते हैं, और हमें पता है कि आफ्टर हिट से लेके फाइनल तक एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो अगर फाइनल जीरो करना है तो आफ्टर हिट भी जीरो करना है, और बिफोर हिट जीरो था तो अगर आफ्टर हिट भी जीरो करना है, मतलब इस पॉइंट के अबाउट कोई भी नेट इम्पल्स नहीं आना चाहिए। मतलब आपने क्यू से जो हिट किया है वो इस पी पॉइंट से ही पास करना चाहिए। आई होप आपको पहला पार्ट समझ में आया होगा। चलिए सेकंड वाले पार्ट पर आगे बढ़ते हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया, सेकेंड वाले पार्ट पर मैं आगे बढ़ता हूं, जिसमें बोला जा रहा है द बॉल रोल्स विदाउट स्लिपिंग वॉट एवर द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन इट एंड द टेबल। जो भी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो, यहां पर ये उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज कोई भी फ्रिक्शन की वैल्यू हो या फिर जीरो भी हो तो चल जाएगा, कैसा भी वैल्यू हो, बहुत छोटा से छोटा भी हो, तो भी यहाँ पर हम ऐसा चाहते हैं कि बॉल रोल ही करे हिट होने के बाद। मतलब जब हमने ये रेस्ट पे था और जब तक ये रोल करना शुरू नहीं किया, इसके बीच में फ्रिक्शन का कभी भी हेल्प लगा ही नहीं है, बिकॉज हम किसी भी वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ चाहते हैं कि यहाँ पर रोलिंग मोशन हो जाए। तो चलिए एक बार चेक करते हैं इस पार्ट को भी हम किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके लिए अगर मैं आपको बोलूं तो अगेन उसी बॉल को ड्रॉ करते हैं, और इस बॉल पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये पॉइंट मेरे पास T है, ये पॉइंट मेरे पास T है, ये पॉइंट C है, और ये पॉइंट P है अगेन, जो कि दिया गया था इस क्वेश्चन पे। और इस बार मैं चाहता हूं कि आफ्टर हिट ये कैसा करने लगे, प्योर रोल करना लगे, प्योर रोल करने लगे। और प्योर रोल करने का मतलब है कि नीचे वाला पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ, जस्ट आफ्टर द हिट। और इस प्योर रोल कराने के लिए फ्रिक्शन की नीड नहीं पड़ी है, फ्रिक्शन की नीड नहीं पड़ रही है, बिकॉज हमें ऐसा बोला गया कि किसी भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे ये काम हो जाए, आपको कुछ इस तरह से हिट करना है। तो चलिए सोचते हैं कि यहां पर किस तरह से इसको डील कर सकते हैं। तो अगेन वही बात है कि फाइनली अगर देखें तो ये प्योर रोल कर रहा है, और बिफोर हिट इसके पास एंगुलर मोमेंटम हर एक पॉइंट के अबाउट जीरो था। बिफोर हिट हर एक पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो था, बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं ऐसा ढूंढ लूं कि अगर ये बॉडी प्योर रोल करना शुरू कर गया है, और प्योर रोल करते वक्त अगर मुझे एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसके अबाउट कभी भी नेट टॉर्क नहीं आया है, जिसके अबाउट कभी भी नेट टॉर्क नहीं मिल रहा है, जब ये बॉडी प्योर रोल कर रहा है उस वक्त उस पर कोई भी नेट टॉर्क नहीं लग रहा है उस पॉइंट के अबाउट, और अगर उस पॉइंट के अबाउट भी एंगुलर मोमेंटम जीरो है उस वक्त, तो फिर मैं बोल सकता हूं कि हम जो फोर्स लगाने वाले हैं वो उसी पॉइंट के अबाउट लगाने वाले हैं। रिपीट करता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हमें पता है कि बिफोर हिट एंगुलर मोमेंटम जीरो था, यहां तक आपको समझ में आया। अब मैं एक ऐसा पॉइंट ढूंढना चाह रहा हूं जिसके अबाउट बॉडी प्योर रोल तो कर रहा है, बॉडी प्योर रोल तो कर रहा है, और प्योर रोल करता हुआ बॉडी का भी एंगुलर मोमेंटम जीरो हो। मतलब पहले भी जीरो था, पहले एंगुलर मोमेंटम जीरो था हर एक पॉइंट के अबाउट। अब मैं चाहता हूं कि प्योर रोल करता हुआ बॉडी का भी एंगुलर मोमेंटम एक ऐसा पॉइंट ढूंढे जिसके अबाउट जीरो आए, और साथ में इस पॉइंट के अबाउट एक और कंडीशन होनी चाहिए कि ड्यूरिंग दी प्योर रोलिंग इस पे कोई नेट एक्सटर्नल टॉर्क ना हो, कोई नेट एक्सटर्नल टॉर्क ना हो। तो फिर यहां से क्या हमें क्या हेल्प मिल जाएगा इससे? तो मुझे पता है पहले जीरो था और बाद में नहीं लग रहा है, तो आफ्टर दी हिट
आफ्टर हिट से लेकर प्योर रोल जब ये करता हुआ चल रहा है, बिकॉज आफ्टर हिट ही प्योर रोलिंग शुरू हो गई थी, तो आफ्टर हिट से लेकर प्योर रोल जब तक ये कर रहा है तब तक इसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगा नहीं। तो आफ्टर हिट भी मैं ऐसा बोल सकता हूं उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो होना चाहिए। और आफ्टर हिट अगर एंगुलर मोमेंटम जीरो करना है, बिफोर हिट ऑलरेडी जीरो था, तो इसका मतलब जो भी आप इंपल्स लगाए हो, इस बॉडी को एंगुलर मोमेंटम दिए हो, वो इंपल्स इस पॉइंट से ही पास करना चाहिए। अदरवाइज इस पॉइंट के अबाउट आपके पास एक एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा और बॉडी फिर प्योर रोल नहीं कर पाएगी। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए सोल्यूशन में आगे बढ़ता हूँ तो और बेहतर तरह से आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जिसके अबाउट बॉडी प्योर रोल कर रहा है, मतलब जिसके अबाउट प्योर रोल करते हुए बॉडी का भी एंगुलर मोमेंटम जीरो है और साथ में उसके अबाउट कोई भी नेट टॉर्क नहीं लग रहा है। तो बहुत ऑब्वियस है कि फ्रिक्शन तो यहाँ पर लग नहीं रहा है, तो इस लाइन का तो मुझे कोई परेशानी है नहीं। और साथ में अगर देखें तो दो ही फोर्सेस हैं, एक mg है और एक नॉर्मल है। तो ये तो बहुत ऑब्वियस है कि हमें समझ में आ गया है कि इसी लाइन पे एक हमारा पॉइंट होना चाहिए। और मुझे पता है कि इसका सेंटर अगर VC से चल रहा है और ये किसी ओमेगा से घूम रहा है तो ये प्योर रोल करता हुआ दिख रहा होगा कुछ इस तरह से। और अब मैं अपना पॉइंट ढूंढना चाहता हूँ, तो मुझे पता है कि अगर मैं नीचे कहीं पॉइंट लूंगा तो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम भी अंदर आ रहा है और विद रिस्पेक्ट टू दी सेंटर ऑफ मास भी अंदर आ रहा है। जीरो होना पॉसिबल ही नहीं है, मतलब मेरा पॉइंट इसके सेंटर के कहीं ऊपर है। तो यहाँ पर मैं वो पॉइंट को मान रहा हूँ, लेट अस से कि वो पॉइंट Q है, उस पॉइंट को Q मान रहे हैं। ये वाले डिस्टेंस को मैंने R मान लिया, इस डिस्टेंस को मैंने R मान लिया। इसके अबाउट अगर देखूंगा तो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम बाहर है और विद रिस्पेक्ट टू दी सेंटर ऑफ मास अंदर है। तो हम अब यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो हो सकता है। तो चलिए एक बार चेक करते हैं, क्या लिखेंगे, mvc इंटू R माइनस क्यों लिख रहे हूँ, ऑपोजिट डायरेक्शन पे 2/5 mr स्क्वायर। R का एक बार ध्यान देंगे, ये R इसका रेडियस होना चाहिए बिकॉज स्फेरिकल बॉल है। ये I टाइम्स ऑफ ओमेगा, और ओमेगा आपको पता है कि VC/R होना चाहिए बिकॉज बॉडी प्योर रोल कर रहा है। तो हम R ढूंढना चाहते हैं कि किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो है अगर ये बॉडी प्योर रोल कर रहा है तब। तो यहाँ से जब मैं R के लिए सॉल्व करता हूँ तो आप देख सकते हो M वगैरह की वैल्यू मैं करूँगा कैंसिल, VC भी हो जाएंगे कैंसिल, और 2/5, तो R की वैल्यू आपको मिल रही है 2/5 R। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ ये वाली वैल्यू 2/5 R अगर वैल्यू आ चुकी है तो यहाँ से 2/5 R, सेंटर से 2/5 R डिस्टेंस ऊपर में हमारा एक पॉइंट है जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो है इस प्योर रोल करते हुए बॉडी का। बिफोर क्या था, एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट जीरो ही था, और हिट करने के बाद इस पॉइंट के अबाउट कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एक बार हिट हो गया तो उसके बाद इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। अगर हिट करने के जस्ट बाद मान लो अगर इसके पास कुछ एंगुलर मोमेंटम आ गया इस पॉइंट के अबाउट, तो वो फिर कभी भी फाइनली चेंज नहीं हो सकता बिकॉज इस पॉइंट के अबाउट एक बार हिट करने के बाद एंगुलर मोमेंटम कभी भी नहीं आया है। तो बिफोर अगर जीरो था और हम फाइनली भी जीरो चाहते हैं तो हिट करने के बाद भी हम जीरो ही चाहेंगे, और अगर हिट करने के बाद भी मैं जीरो चाहता हूं तो इसका मतलब यह है कि इस T पॉइंट से मुझे जो भी इंपल्स है वो इस पॉइंट Q से ही क्रॉस करता हुआ लगाना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर ये कंडीशन को ऑब्टेन करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड पार्ट का अगर आंसर बोलूं तो मैं बोल सकता हूँ इसके सेंटर से 2R/5 डिस्टेंस ऊपर या फिर ग्राउंड से 7R/5 डिस्टेंस ऊपर पे आपको की डायरेक्शन पर एक जो पॉइंट है वहां से T से लेके उस पॉइंट की डायरेक्शन पे एक इंपल्स लगाना पड़ेगा, तभी ये चीज होना पॉसिबल है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है और अगर आपके ये जेईई एग्जामिनेशन पे आ जाता है तो आप उस गिवन इंस्टेंट में इसे सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अच्छों के लिए ये मुश्किल हो सकता है। इस वजह से इस तरह के क्वालिटी क्वेश्चंस आपको अगर पहले दिखा दिए जाएं
तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। और हम हमारे कंप्लीट मैकेनिक्स कोर्स के अंदर कुछ ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं कि आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल के साथ यूज टू कराया जाए, और अच्छे सवाल इन सेंस जो कि आपके जेईई एग्जामिनेशन के काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हैं, इधर उधर की बातें ना करते हुए। तो अगर आप एक पढ़ने लिखने के शौकीन बच्चे हैं तो आप हमारे कोर्स को एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इससे बेहतर कोर्स आपको ऑल ओवर इंडिया नहीं मिलने वाला है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो पर मिलते हैं।